आज से ठीक 2 साल पहले मैंने ये चैनल खोला था एंड सोचा था कि यूट्यूब क्रिएटर बन के वो नॉलेज शेयर करूं जो कि आने वाली जनरेशन की मदद कर दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2 साल बाद मैं खुद एक ऐसी कंडीशन में होऊंगा जहाँ पे लोग मुझे झूठा बोलेंगे, मेरी सेविंग्स खत्म हो चुकी होगी और मैं अंदर से पूरा टूट चुका हूँ। मैं 2 साल तक YouTube को, अपनी ऑडियंस को वो सब कुछ देने की कोशिश करी जो मैं दे सकता था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। आज की वीडियो में मैं ना तो आप लोगों को कोई ज्ञान देने वाला हूँ और ना ही आप लोगों को मोटिवेट करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सच सुनाने वाला हूँ। वो सच जिसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां देते रहते हो, लेकिन खुद उससे दूर भागते रहते हो। आज आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पहली बार बिना फिल्टर रखे YouTube को, YouTube क्रिएटर्स को और इंडियन ऑडियंस को रियलिटी चेक दूंगा, इंक्लूडिंग यू ऑल। आज से ठीक 2 साल पहले जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी तो मेरे पास कोई बड़े सपने नहीं थे, क्योंकि मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां मुझे रेंट के पैसे भी मिल जाते तो बहुत थे। एंड उस टाइम पे जब मैंने वो नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करा जो मेरे पास पहले से ही था, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया एंड मुझे रियलाइज हुआ कि कितने सारे लोग नीड में है गाइडेंस के एंड एम्बिशन के। एंड ये चीज ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि उस टाइम पे भी मैं 16-18 घंटे काम करके कंटेंट बना रहा था, ताकि लोग मुझसे कुछ सीख सके एंड आगे बढ़ सके। एंड ये चीज ने मुझे रियलाइज करवाया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है। जब लोग मेरी वीडियो देख के कुछ सीखते थे, पॉजिटिव कमेंट करते थे, तब मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ में शायद कुछ कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये सब कुछ बहुत छोटा था और बहुत अच्छा था। एक वीडियो जिसपे 500 व्यूज आ गए, 10 पॉजिटिव कमेंट्स आ गए, वो चीज इनफ थी मुझे पुश करते रहने के लिए, आप लोगों के लिए और ज्यादा कंटेंट बनाते रहने के लिए। मुझे लिटरली में लगा था कि मैं जितनी ज्यादा वैल्यू ऑडियंस को प्रोवाइड करता रहूंगा, जितना ज्यादा उनकी हेल्प करता रहूंगा, वो लोग मुझे उतना पसंद करेंगे, उतना ही ज्यादा मैं ग्रो करूंगा और उतना ही ज्यादा वो सब भी ग्रो करेंगे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑडियंस किसी की सगी नहीं है, ये बात मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। मैंने जब 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को और ज्यादा कंटेंट चाहिए एंड इसलिए मैं ट्राई करने लगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकूं और ज्यादा वैल्यू दे सकूं अच्छी एडिटिंग के साथ। लेकिन मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि जो चीज मैं सिर्फ कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए कर रहा था, लेटर ऑन ऑडियंस उसी चीज को सब कुछ मान लेगी। मेरी हर वीडियो में एडिटिंग बहुत ज्यादा होती थी एंड नॉर्मली मेरी वीडियो 20 मिनट के करीब की होती है, जिसकी वजह से वीडियो को प्रोड्यूस करने में मिनिमम 10 दिन लग जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स को 20 मिनट की वीडियो बनाने में पूरा महीना लग जाता है मेरी नीश के अंदर। लेकिन स्टिल मैं खुद को पुश कर रहा था एंड अपनी टीम को भी पुश कर रहा था, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। लेकिन ऑडियंस के लिए ये भी इनफ नहीं था, इसलिए मुझे अपनी टीम बड़ी करनी थी एंड और एडिटर्स को हायर करना था। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, एडिटर्स के रेट मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं एंड उनको अपने चैनल के लिए हायर करने के लिए मुझे लाखों इन्वेस्ट करने पड़ते, जो कि ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थे। आप सभी को लगता है कि YouTube इतना पैसे देता है कि एक बंदा एक अच्छी खासी लाइफ जी सके, लेकिन मैं अभी आप सभी को एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। इस वीडियो को एडिट करवाने के लिए मुझे 40,000 देने पड़े थे, लेकिन इस वीडियो से मुझे अर्निंग कितनी हुई है? मुश्किल से 12,000। सेम वे में इस वीडियो को भी प्रोड्यूस करवाने के लिए मुझे 30,000 पे करने पड़े थे, लेकिन इससे अर्निंग कितनी हुई है? 3,000 रुपए तक भी नहीं पहुंची है। और ऐसा सिर्फ 1-2 वीडियोस के साथ नहीं है, बल्कि हर एक वीडियो के साथ है। YouTube इतने पैसे नहीं देता है कि आप इवन एक वीडियो को भी प्रोड्यूस कर पाओ, इसलिए यूट्यूबर्स को एट द एंड स्पॉन्सर लेने पड़ते हैं एंड मैंने भी लिए। लेकिन स्टिल मेरा जो मोटिव था लोगों की मदद करने का, वो मोटिव मैंने पीछे नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने स्पॉन्सर्स भी कभी गेमिंग ऐप या बैटिंग ऐप वाले नहीं लिए, बल्कि AI टूल्स के लिए, ताकि ऑडियंस को मैं नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करता रह सकूं, उनको कुछ सिखा सकूं। लेकिन गेस व्हाट, ऑडियंस किसी की सगी नहीं है। वो चीज उन्होंने मुझे यहाँ पे रियलाइज करवा दी, क्योंकि जब भी मैं कोई स्पॉन्सर लेता था तो उस वीडियो पे मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आते थे, इंडियन ऑडियंस दुनिया की सबसे वर्स्ट ऑडियंस है। इसलिए नहीं कि वो लोग मेरे वीडियो पे ऐसे कमेंट करते हैं उनके लिए सब कुछ करने के बाद भी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे ज्यादा लालची और 2 चेहरों वाली ऑडियंस कहीं पे भी नहीं है। एंड ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का ओपिनियन है। एंड ये चीज भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। मेरे चैनल की ऑडियंस ऐसी है जिनको या तो कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर जिनको अर्निंग करनी है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि जिस क्रिएटर को ये देख रहे हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, तो इंडियन ऑडियंस चिढ़ जाती है। एंड मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब मेरी ऑडियंस स्पॉन्सर्ड वीडियो पे ऐसे कमेंट करती है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मेरी वीडियो यूट्यूबर बनने के लिए ही देख रहा है। और जब कल को वो बंदा यूट्यूबर बन जाएगा और उसे एडसेंस से पैसे नहीं मिलेंगे और उसे भी स्पॉन्सर्स लेने पड़ेंगे, तब उसकी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में ठीक उसी वे में उसको टॉन्ट मारेगी, जैसे वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अभी उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं। ये है आप लोगों की रियलिटी। आप लोग जैसे कंज्यूमर्स हो, कल को आपको भी वैसे ही कंज्यूमर्स मिलेंगे। आप लोग जितने बेकार कंज्यूमर हो, कल को आप उतनी बेकार क्रिएटर भी बनोगे।
एंड आई नो आपको ये सुन के बुरा लग रहा है एंड ऑलरेडी आप लोगों ने अपना कीपैड खोल लिया होगा उल्टी सीधी बातें लिखने के लिए, लेकिन आपके कुछ भी लिखने से या बोलने से ये रियलिटी चेंज नहीं होने वाली है। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी ऑडियंस को नहीं पसंद है कि मैं कोई स्पॉन्सर करूं, तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट उनसे ही पैसे मांग लेता हूं। इसलिए मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया एंड मार्केट से भी कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीद के जो कि थोड़े ज्यादा प्राइस में थे, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ऑडियंस को इसकी नीड है, वो लोग अपने लिए तो इन्वेस्ट करेंगे ही, लेकिन मेरे अंदर स्टिल ऑडियंस की मदद करने वाला जो भूत था वो उतरा नहीं था। इसलिए मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स का प्राइस भी 100-200 रुपए तक ही रखा और वीडियो के बीच में सिर्फ 2-3 लाइंस में मैं उसे प्रमोट करके वैल्यू प्रोवाइड कर दिया करता था। लेकिन अगेन मुझे सिर्फ एक सेटबैक ही मिला, क्योंकि जितनी मैंने सेल सोची थी उतनी सेल मुझे कभी हुई नहीं। उल्टा प्लेटफॉर्म फीस में मेरे ज्यादा पैसे लग गए और इस सबके सिवाय मुझे कमेंट्स में और गालियां पड़ने लगी, ये बोल के कि मैं फ्री में क्यों नहीं दे देता हूँ। इस मोमेंट पे मुझे इतना तो पता चल गया था कि मैं कभी भी इंडियन ऑडियंस से पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि इंडियन ऑडियंस की मेंटेलिटी अभी भी 10 साल पीछे ही चल रही है दुनिया से। इसलिए मैं नया चैनल बना के वहाँ पे स्पॉन्सर्स लेने की कोशिश करी और मुझे एक और बार नुकसान हुआ। इस बार जब हमने स्पॉन्सर को अपनी प्राइस पिच करे तो वो लोग लिटरली में सिर्फ 30,000 रुपए दे रहे थे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, वो भी 5 लाख वाले एजुकेशन चैनल पे। और ऐसा सिर्फ एक ब्रांड ने नहीं किया, बल्कि बहुत सारे ब्रांड्स ने किया, इवन उन ब्रांड्स ने भी जिन्होंने पिछली बार हमें लाखों रुपए दिए थे। जब मैंने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि इंडियन ऑडियंस सिर्फ साइन अप्स करके फ्री क्रेडिट का ही यूज करती है एंड कन्वर्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है, उल्टा नुकसान ही होता है। एंड इसलिए वो लोग अभी इंडियन क्रिएटर्स को स्पॉन्सर दे ही नहीं रहे हैं एंड जिनको भी दे रहे हैं उन सभी को बहुत ही कम प्राइस में दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए स्पॉन्सर नुकसान ही है। एंड यहाँ पे गलती सिर्फ ऑडियंस की ही नहीं थी, बल्कि यूट्यूबर्स की भी थी। इंडियन यूट्यूबर्स को ये तक नहीं पता है कि स्पॉन्सर से कितना चार्ज करना होता है, उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू ही नहीं है। इंडियन यूट्यूबर्स लिटरली में इतने बेवकूफ है कि कोई भी ब्रांड आके उनको सिर्फ 25,000 रुपए दे देता है तो ये लोग उनके लिए कंटेंट बना के दे देते हैं, जबकि एक्चुअल मार्केट वैल्यू उस वीडियो की लाखों में है। इसी वजह से काफी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज भी अब इंडियन क्रिएटर्स के साथ काम करना बंद कर रही है, क्योंकि इंडियन क्रिएटर्स खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। मैं ये सारी बातें यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ये सब कुछ राइट नाउ चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ भी बना के नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप हल्का सा भी क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर हो तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। एंड इस सबसे खराब बात ये है कि आने वाले टाइम में ये चीजें और ज्यादा बेकार होने वाली है, क्योंकि इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी का पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। इंडियन क्रिएटर्स कहने के लिए क्रिएटर्स है, लेकिन इनकी थिंकिंग मजदूरों से अलग नहीं है। ये लोग लिटरली में कंटेंट क्रिएशन को दिहाड़ी की तरह करते हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट खराब हो रही है और कंपनीज और ब्रांड्स बाकी क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है। एज एन ऑडियंस आप लोगों के पास हमेशा हर चीज का जवाब होता है जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो। आपके पास हमेशा एक टॉन्ट रेडी होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अच्छी एडिट वाली वीडियो डिलीवर ना कर सकूं तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, डजंट मैटर उसके अंदर कितनी वैल्यू हो। अगर मैं स्पॉन्सर लेता हूँ तब भी आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, भले ही वीडियो के अंदर आपको मैंने जितनी मर्जी नॉलेज दे दी हो। एंड अगर मैं कुछ प्रोडक्ट लाता हूँ आपके लिए तो आप वो भी बाय नहीं करोगे, भले ही उस प्रोडक्ट से आपका फायदा हो रहा हो। एंड अगर मैं वापस से स्पॉन्सर के पास जाऊं तो मैं अपना ही नुकसान करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर अब मुझे पैसे देंगे ही नहीं। नाउ एज एन ऑडियंस आप बताओ कि इस मोमेंट पे एक क्रिएटर को क्या करना चाहिए। आप लोग क्रिएटर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो 1 महीने की मेहनत 1 हफ्ते में आपको डिलीवर करे। आप लोग क्रिएटर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करे, उसके लिए 18-18 घंटे काम भी करे। लेकिन एज एन ऑडियंस आप लोगों ने आज तक क्रिएटर को क्या दिया है? ना व्यूज दे पाते हो, ना पैसे और ना ही सपोर्ट। एंड ये सिर्फ मेरी कंडीशन नहीं है, हर इंडियन यूट्यूबर की राइट नाउ यही हालत है जो भी एजुकेशन कंटेंट बना रहा है या फिर वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा है। कंटेंट क्रिएशन की मार्केट खराब होती जा रही है क्योंकि हमारे कंज्यूमर अपनी मेंटालिटी को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप सभी लोग जो कंटेंट क्रिएटर बनने के सपने देख रहे हो, यूट्यूबर बनने के सपने देख रहे हो, आप सभी के सभी इस रियलिटी को भी देखो। राइट नाउ मैं एक ऐसे मोमेंट पे हूँ जहाँ ना तो मैं चैनल को क्विट कर सकता हूँ और ना ही आगे बढ़ सकता हूँ। आई एम लिटरली स्टक्ड। जिस रैट रेस को छोड़ने के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मैं वापस से उसी रैट रेस में फंस गया हूँ, जहाँ पे मैं डेली उठ के या तो बस स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या फिर वॉइस ओवर कर रहा हूँ या फिर वीडियो अपलोड होने का वेट कर रहा हूँ। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे तब मैं जितनी अर्निंग कर रहा था, 7 लाख होने के बाद भी मैं सिर्फ उतनी ही अर्निंग कर रहा हूँ। उल्टा अब टीम बड़ी हो गई है, इसलिए मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं एंड अब मुझे अपनी सेविंग से पैसे देने पड़ रहे हैं। नंबर्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर कल को मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस सेम रहने वाली है, मार्केट सेम रहने वाला है। मेरे पास लिटरली में लाइफ के इस मोमेंट पे कोई भी रीजन नहीं है कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू करने का। और अगर आपको लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। इंडियन यूट्यूबर्स और ऑडियंस ने मार्केट जितनी खराब कर रखी है, उतनी ही यूट्यूब ने भी बैंड बजा रखी है क्रिएटर्स की। यूट्यूब अपनी पॉलिसीज में लगातार अपडेट्स लाता रहता है और यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो आपका चैनल डिलीट कर दे किसी ऐसी गलती के लिए जो कि आपने 2 से 5 साल पहले करी होगी। रातों रात आपका चैनल गायब हो सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मैं सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ या ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में है, तो एक बार आप बाकी क्रिएटर्स की भी सुन लो कि उनका क्या कहना है इस मामले में। एक दिन सौरव जोशी भाई अपने किसी काम से जा रहे थे, थोड़ा टाइम कम था, काम अर्जेंट था, बट उन्हें
उनका कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है। क्योंकि काम थोड़ा अर्जेंट था, वो सब्सक्राइबर को टाइम नहीं दे पाते। सब्सक्राइबर क्या कहता है पता है, इसे तो हमने अपने सपोर्ट से बनाया, अब ये एटीट्यूड दिखा रहा है। एंड ऐसे में सौरभ भाई को एटीट्यूड किंग का टाइटल भी दे देता है। ये है वन ऑफ द डार्क साइड ऑफ यूट्यूब ऑडियंस। अगर तुम ग्रो कर जाते हो, तुम्हारी प्राइवेसी तो जाने ही वाली है, लोग तुम्हें छोटी से छोटी बात को लेकर ट्रोल और परेशान भी करेंगे। तो मेरे दोस्त अंटू ने आज तक कोई भी वीडियो नहीं डाली है, वो क्यों नहीं बना भाई यूट्यूबर? लोगों ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? सिंपली बिकॉज उसने कंटेंट डाला ही नहीं। तो जब एक क्रिएटर कंटेंट डालता है और अच्छा कंटेंट डालता है, उस पर व्यूज तभी आते हैं। सपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर सपोर्ट से ही बात बनती तो भाई जैसे ही एक क्रिएटर की वीडियो क्वालिटी कम होती है, उस पर व्यूज डाउन क्यों हो जाते हैं? अगेन सिंपली बिकॉज कंटेंट ही मैटर करता है। ऑफ कोर्स एक क्रिएटर का अपनी ऑडियंस से कनेक्ट तगड़ा हो सकता है, जैसे एलग्रो और उसकी ऑडियंस, पर व्यूज अच्छे कंटेंट पर ही आएंगे। अब इसके बाद भी जब तक तुम्हारे व्यूज थोड़े कम होते हैं पर कंटेंट तगड़ा होता है, तो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे एंड अंडररेटेड कहेंगे। पर जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे और लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा व्यूज आने लग जाएंगे, वो सेम लोग अब तुम्हें ओवररेटेड कहेंगे और हेट कमेंट्स भी करेंगे। अगेन ये भी यूट्यूब की ही एक डार्क साइड है। अब अगर बात करूं खुद यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म की, तो क्योंकि यहाँ हर दिन हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं, मैन्युअली तो सबको नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में YouTube के ऑटोमेटेड सिस्टम्स कई बार वीडियोस को फालतू में डिमोनेटाइज कर देते हैं। लोग फेक कॉपीराइट स्ट्राइक का भी फायदा उठाते हैं एंड ऐसे में क्रिएटर्स काफी परेशान भी हो जाते हैं इस चीज से। तो आई थिंक YouTube की पॉलिसीज में भी इंप्रूवमेंट का काफी ज्यादा स्कोप है। अब वैसे तो काफी सारी बातें और भी हैं, बट एक काफी कड़वी चीज जो कि YouTube की एक सच्चाई है, वो ये है कि जितने क्रिएटर्स तुम देखते हो कि YouTube से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ज्यादातर मैक्सिमम क्रिएटर्स या तो फालतू के सट्टेबाजी या फालतू टाइम पास की चीजें प्रमोट करके ऐसा कमाते हैं। बिकॉज इंडिया में, यूट्यूब इंडिया में अभी तक स्पॉन्सर्स और ब्रांड कोलैब्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि फॉरेन में है। फॉरेन में तो ब्रांड्स जैसे कि LG, सैमसंग, ये सभी भी ब्रांड कोलैब्स करते हैं, बट इंडिया में वो अभी काफी लिमिटेड है। वो केवल क्रीम ऑडियंस को ही टारगेट कर पा रहे हैं। बट आई थिंक ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि स्टिल जिनके पास 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग सट्टेबाजी और इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं। स्टिल ऑडियंस उनको अपना आइडल मानती है। आई होप छोटे से टाइम में मैं तुम्हें कुछ नया पर्सपेक्टिव दे पाया हूँ। बाकी थैंक्स टू ट्यूब सेंस फॉर फीचरिंग मी। ओवर एंड आउट। कमेंट करना एलग्रो। बाय। क्या दिन आ गए मेरे, ये छोटे मोटे क्रिएटर्स के साथ कोलैब करना पड़ रहा। हेलो गाइस, इट्स क्रिया व्यू एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सपेक्टिव एज ए कंटेंट क्रिएटर। तुम्हें ऊपर से देखने में तो काफी अच्छा फील होता होगा, भाई क्या कंटेंट क्रिएटर है, बढ़िया वीडियोस डालो, पैसे कमाओ, इसकी बैंड की मजे मजे। बट ट्रस्ट मी, बैकएंड में चलने वाला सीन सिर्फ क्रिएटर्स को ही पता होता है। लाइक रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग या ब्रांड डील्स, ये सारी चीजें ही मैनेज करनी पड़ती है, जो कि इजी तो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड इसके ऊपर भाई बिना मतलब का अगर कहीं हेट कमेंट दिख जाए, उसकी और टेंशन। हेट कमेंट्स भी ऐसे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। मेजोरिटी तो अच्छे कमेंट्स ही होते हैं ऑब्वियसली, बट कई होते हैं जो बिना किसी बात के भाई ऐसे ही हेट कमेंट, जिसका न सिर होगा न पैर। बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर काम करना है तो दोनों साइड्स को संभालना पड़ेगा। तुम्हारी तारीफ भी होगी एंड हेट भी मिलेगा कहीं ना कहीं, जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड काफी व्यूअर्स को स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं पसंद आती कि भाई क्या ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाते रहते हो, पैसा छाप लिया, पैसा, ऐसे कमेंट्स आते हैं। पर भाई अगर हम स्पॉन्सर्स ना करें अपने चैनल पर, तो हमें अपना चैनल चलाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो, बताता हूँ मैं। क्योंकि जितना हमारा एडसेंस से रेवेन्यू बनता है, उससे ज्यादा तो हम एडिटर्स को पे कर देते हैं। लाइक फेसलेस वीडियोस एडिट करने के लिए एक एडिटर का चार्ज होता है 1000 से 1500 रुपए पर मिनट, और हमारी वीडियोस रेंज करती हैं 10 से 15 मिनट। तो समझ जाओ अगर हमें महीने का सिर्फ 3 वीडियो ही डालना हुआ, तो इसका बजट आराम से 50 to 60,000 तक जाता है। एंड पर्सनली मेरे एडसेंस से इतना पैसा आता है कि मैं एक वीडियो एडिट करवा पाऊंगा, बस, शायद एक भी नहीं। तो अपने को मजबूरी में स्पॉन्सर्स करने पड़ते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि हम सट्टा प्रमोट करते हैं भाई, जेन्युइन ब्रांड्स होते हैं वो। बाकी बोलो तो सट्टा प्रमोट करें, हमको ऑफर्स आते हैं जो लाखों में होते हैं। मतलब अगर पैसों की सिर्फ बात होती तो हम वो भी प्रमोट कर सकते थे, बट ऑब्वियसली मैं करूंगा नहीं कभी। ऊपर से जो हम स्पॉन्सर्स करते हैं उसके लिए ब्रांड्स भी इतना इजिली मिलते नहीं है भाई। कई बार तो डील होने के बाद वो हमें गोस्ट कर देते हैं, मतलब रिप्लाई नहीं देते डील कंफर्म होने के बाद। एंड ये अभी मेरे साथ रिसेंट में ही हुआ, तो इसका टेंशन अलग। बट ठीक है, दीज आर स्ट्रगल्स जो हम फेस करते हैं एज ए क्रिएटर। पहले मुझे भी लगता था कि क्या ये इंडियन क्रिएटर्स पैसों के लिए इतना रोते रहते हैं कि पैसा नहीं बने, इतने नहीं बने, कुछ नहीं बना। अब समझ में आ रहा है कि क्यों रोते थे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, अगर हम एडसेंस पर रिलाय रहे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर मैं सिर्फ एडसेंस पर रहता तो शायद मैं ये अपना पीसी भी नहीं ले पाता, टू बी ऑनेस्ट। वही अगर यूएस क्रिएटर्स की बात करें तो भाई असली पैसा तो वही छाप रहे हैं। उनका CPM, RPM ये तो हाई रहता ही है, ऊपर से जो ब्रांड्स
मिलते हैं उनको, वो जितना एक यूएस क्रिएटर के 10 के सब्सक्राइबर वाले चैनल को पे करते हैं, इवन उससे कम ही हम इंडियन क्रिएटर्स को 100 के प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद भी नहीं करते। बाकी ऐसा नहीं है कि सारे निगेटिव पॉइंट्स ही हैं, ऐसा होता तो हम यहाँ पर वीडियोस बना के अपने चैनल पर भेजा क्यों फ्राई कर रहे होते भाई। मिलते हैं, अच्छे पैसे भी मिलते हैं, बट एक सर्टन लेवल को क्रॉस करने के बाद। बट हाँ, हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को मैनेज तो करना पड़ता है। अरे यार ये मक्खी तेरी बहन। तो यार यही सारी चीजें चलती रहती है, एंड टू बी ऑनेस्ट मजा भी आता है। बाकी थैंक यू ट्यूब सेंसाई भाई फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल गाइस, सब्सक्राइब टू हिज चैनल गाइस, हिज जोक्स अपार्ट, थैंक्स अगेन। एक चीज़ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली इज़ दैट आपकी क्रिएटिव फ्रीडम बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है, स्पेशली जब आपका चैनल ग्रो करने लगे। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अपना चैनल शुरू करते हैं, एंड वी जस्ट वांट टू शेयर व्हाट वी लव। बट एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब एक बिजनेस है, सो आपको उसे वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है, बिल्कुल एक बिजनेस की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने नीश की ही बात करूँ जो यूट्यूब ग्रोथ नीश है, तो जेन्युइनली मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मन करता है अपने ऑडियंस के साथ जो मैं नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब ग्रोथ के कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज जो एक्चुअल में क्रिएटर्स को हेल्प भी बहुत करेंगे, ऐसे बहुत से वीडियोस में नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन पे व्यूज नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कई महीनों से अच्छे टाइटल्स लिखने के अराउंड एक बहुत लॉन्ग वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उस पर उतने व्यूज नहीं आएंगे बिकॉज लोगों को तो वही एक दिन में वायरल होने का ट्रिक जानना है। सो यही प्रॉब्लम है, मतलब जो एक्चुअल में हेल्पफुल वीडियोज होते हैं उन पे व्यूज नहीं आते हैं। अगर व्यूज चाहिए तो आपको वही 5-6 गिने चुने टॉपिक्स के अराउंड कॉन्टेंट बनाना होगा, लाइक यूट्यूब ऑटोमेशन, AI रिलेटेड, हाउ टू गो वायरल, मतलब जो भी ट्रेंडिंग एट द मोमेंट। सो या पीपल से कि यूट्यूबर्स खुद के बॉस होते हैं एंड उन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वी आर कंट्रोल्ड बाय द एल्गोरिदम एंड ट्रेंड्स ऑल द टाइम। इट्स लाइक यू हैव टू चूज बिटवीन कि आपको क्या बनाने का मन है वर्सेस व्यूज किस चीज पे आएंगे। एंड अगर आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो नेचुरली आप वही बनाओगे जिस पे व्यूज आते हैं। अभी आपने मेरी नीश के सभी टॉप क्रिएटर्स को सुना, एंड आई होप आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा कि ये लोग तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंडिया की पूरी क्रिएटर इकोनॉमी का पूरा इकोसिस्टम अभी बिगड़ा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई I have decided to quit content creation, not as a whole, but as a primary support. आज से ठीक 600 दिन पहले जो मेरे अंदर एक विलिंगनेस थी कंटेंट क्रिएटर बनने की, लोगों की मदद करने की, वो इस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसलिए मैं कंटेंट डालूंगा तो जरूर, लेकिन सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे रिलाई नहीं करूंगा, बल्कि और भी बिजनेसेस करूंगा एंड उन पे ज्यादा ध्यान दूंगा कंपेयर टू कंटेंट क्रिएशन। बट ये वीडियो मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए नहीं बनाई थी। इस वीडियो का मोटिव था आप लोगों को एक आईना दिखाना। आप लोग कंज्यूमर्स हो और हर इकोनॉमी कंज्यूमर के हिसाब से ही चलती है। अगर आज आप लोग खुद को एक अच्छे कंज्यूमर में नहीं बदलते हो, एक मैच्योर कंज्यूमर में नहीं बदलते हो, तो कल को क्रिएटर बनने के बाद आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हम सभी से ज्यादा खराब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को यूट्यूब पे 4 से 5 साल हो गए हैं। हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास बिजनेस की नॉलेज है, जिसकी वजह से अभी तक हम सर्वाइव कर पा रहे हैं एज एन क्रिएटर। लेकिन अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, एंड ऐसे इकोसिस्टम में आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, एंड अगेन एक 9 to 5 की रैट रेस में फंस जाओगे। इंडियन ऑडियंस को हर जगह पे नकारा जाता है, इंडियन क्रिएटर्स को हर जगह पे अनवैल्यूएबल वे में देखा जाता है। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि ये चीजें चेंज हो, एंड मैं ये अकेले नहीं कर सकता, ये आपके हाथों में है। आप लोग एज एन कंज्यूमर खुद को बेटर बना सकते हो, खुद को मैच्योर कर सकते हो, एंड खुद का ही फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। मेरी कही हुई बात में भी आज आपको समझ ना आ रही हो, एंड हो सकता है कि आपको ट्रिगर भी कर रही हो, बट बिलीव मी, ये सारी बातें आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ये हर एक क्रिएटर करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि आप लोग उसे इतना डिमोटिवेट कर दोगे, इतना गलत बोल दोगे कि वो कभी आपके सामने सच बोलेगा ही नहीं। इवन अभी भी कमेंट सेक्शन में आई एम श्योर काफी सारे लोग पहुंच चुके होंगे कि कंटेंट क्रिएशन छोड़ दे, क्यों बना रहा कंटेंट, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, सारे उल्टे कमेंट्स लिख रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम खुद को चेंज करें। द ओनली रीजन मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ऑडियंस की मदद करने का भूत सवार है, एंड इस वीडियो के थ्रू मैं इंडियन क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स दोनों का थिंकिंग पैटर्न बदलना चाहता हूँ। एंड मैं इकलौता नहीं हूँ जो ये करना चाहता है, बहुत सारे क्रिएटर ये करना चाहते हैं, लेकिन वो सब इतना डरे हुए हैं कि उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट नहीं करेगी एंड उनको डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देगी। बट जैसा कि मैं इस चैनल की शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, आई डोंट केयर। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती, आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके यहाँ पे होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ये वीडियो मैंने आप लोगों को डांटने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि आप लोगों को एक रियलिटी चेक देने के लिए बनाई है। एंड आई होप इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा चेंज लाया होगा, एंड आप लोग खुद को एंड इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करोगे फ्यूचर के लिए। एंड अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये चीजें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, जहाँ पे मैंने आज से 10 से 20 साल बाद क्रिएटर इकोनॉमी को एक्सप्लेन करा है। तब आपको रियलाइज होगा कि अभी जो मैंने चीजें आपको बताई है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।